नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एजुकेशन में। मेरे चैनल में शिक्षा और ज्योतिष से संबंधित वीडियोस दिखाए जाते हैं। यदि आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल बटन को भी दबा दीजिए। आज हम लगन कुंडली का पार्ट 2 ज्योतिष कैसे सीखें, इसमें लगन कुंडली में अपने मारक और योग कारक ग्रहों को कैसे पहचानें, हमारी लगन कुंडली में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं और हमारे लिए अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पिछला वीडियो है, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वे उसको पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि तभी उनको ये पार्ट समझ में आएगा। परंतु फिर भी मैं एक थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिवीजन भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने राशियों के बारे में जाना था कि कौन सी राशियां हैं, 12 राशियां हैं और 12 राशियों के स्वामी कौन कौन से देव हैं, उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और साथ ही आपको बताया था कि जो डिग्री है ग्रहों की डिग्री, वो कितना % आपको फल देती है, कौन कौन से डिग्री में ग्रह कितना उसमें बल होता है, उसके बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। अब आगे का वीडियो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों को 9 ग्रह जो हैं वो आपस में मित्र और शत्रु हैं। उनकी 2 तरह की टीम्स बनी हुई हैं। जैसे मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो 9 ग्रहों को हम 2 टीमों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे जो पहली टीम है वो है देवताओं की टीम, देव टीम। देव टीम में जो ग्रह हैं वो आपके हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। ये देवता की टीम के ग्रह हैं। उसी प्रकार से दानवों की भी एक टीम है। तो दानवों की जो टीम है उसमें भी 4 ग्रह हैं। उसमें आ जाते हैं आपके शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 4 ग्रह दानवों की टीम में आ जाते हैं। तो जो देवताओं की टीम है, जो 4 ग्रह हैं, ये आपस में मित्र हैं। इनकी आपस में मित्रता है। और ये जो दानवों की टीम है, इनकी आपस में मित्रता है। और इन दोनों टीमों की आपस में शत्रुता है। आप इतना पहचान लीजिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जैसे क्रिकेट की टीम होती है या बैडमिंटन की टीम होती है। बैडमिंटन की टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो आप समझ लीजिए जिसमें कि एक टीम है, ये दूसरी टीम है, ये दोनों ही टीमें आपस में शत्रु हैं। तो अब बच गए हमारे 9वें ग्रह। 9वें ग्रह हैं बुधदेव। तो अगर हम बुधदेव की बात करें, बुधदेव सबके मित्र हैं। बुधदेव सभी टीमों के मित्र हैं, दोनों टीमों के मित्र हैं। लेकिन बुधदेव 2 ग्रहों के शत्रु हैं, चंद्रमा और मंगल। अब आप ये इसमें इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2 टीमें हैं। देवताओं की टीम आपस में मित्र है, 4 इसमें खिलाड़ी हैं। और दानवों की टीम में भी 4 लोग हैं और वो भी आपस में मित्र हैं, 4 खिलाड़ी हैं। और बुधदेव जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, लेकिन इनके सबके साथ संबंध अच्छे हैं। परंतु देवताओं की टीम में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी बुधदेव के साथ नहीं बनती है। तो आप ये मान लीजिए कि बुधदेव सबके मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा और मंगल के शत्रु हैं। आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ भावों के बारे में। भाव अर्थात कुंडली, जन्म कुंडली में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भावों का क्रम भी यही रहता है। अब भावों में कौन से भाव को क्या कहा जाता है, कौन से भाव शुभ हैं, कौन से भावों को हम अशुभ मानते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें केंद्र के भाव हैं, जैसे मैं आपको इसमें हाईलाइट कर रहा हूं, ये केंद्र के भाव कहते हैं। जो भाव संख्या 1 है, भाव संख्या 4 है, भाव संख्या 7 है और भाव संख्या 10 है, इनको हम केंद्र के भाव कहते हैं, इन 4 भावों को। क्योंकि देखिए आप इसमें बिल्कुल सेंटर में ये भाव स्थित हैं, तो इसलिए भी इनको हम केंद्र के भाव उनको कहा जाता है। अब इसके बारे में शुभ हैं या अशुभ हैं आगे मैं समझाता हूं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि केंद्र के बाद 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें हम त्रिकोण का भाव कहते हैं। त्रिकोण का भाव जैसे त्रिभुज बनती है, जैसे एक भाव केंद्र का हो गया, एक पंचम भाव हो गया और एक 9वां भाव हो गया। तो जैसे ये त्रिभुज बनती है वैसे ही इसमें एक त्रिभुज बन जाती है, इसलिए इनको त्रिकोण के भाव कहा जाता है। अब आगे के जो भाव हैं वो मैं आपको बताता हूं, वो है त्रिशडाय के भाव। त्रिशडाय के भाव जो होते हैं वो आपका भाव संख्या 3, भाव संख्या 6 और भाव संख्या 11। मतलब 3, 6 और 11 भावों को हम त्रिशडाय भाव कहते हैं। और ये त्रिशडाय भाव
अशुभ, इनको अशुभ माना जाता है, लेकिन ये कभी अशुभ या कभी शुभ फल देते हैं, वो मैं बताता हूं कि किस प्रकार से इनका गणना करते हैं, वो आगे हम जानेंगे। उसके बाद अगले भाव जो हैं वो हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव हमारी कुंडली के सबसे हानिकारक भाव हैं, हमारे लिए हानिकारक भाव होते हैं कुंडली के। ये तीनों भाव ही इनको हम अशुभ मानते हैं। एक 12वां भाव है, एक 6ठा भाव है, एक 8वां भाव है। इनको हम त्रिक भाव के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात हम आगे जानते हैं 8वां जो भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव को हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं। ये वाला जो भाव है इसको, क्योंकि हमारी आयु के लिए भी इस भाव का इस भाव से गणना की जाती है, इस भाव का अध्ययन किया जाता है, तो इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं। और इसको हम रंध्र भाव भी कहते हैं। रंध्र भाव अर्थात जैसे ब्लैक होल होता है, अगर आप जानते हैं कि हमारे स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं, जिसमें अगर कोई लाइट भी चली जाती है, प्रकाश भी चला जाता है, वो भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसी प्रकार से ये जो अष्टम भाव है इसको हम रंध्र भी कहते हैं, कि जो भी ग्रह इसमें आता है वो फलहीन हो जाता है और वो अपना फल नहीं दे पाता है। तो उसके लिए भी कुछ नियम है। अभी मैं आपको नियम एक समझा रहा हूँ। तो अभी इसको हम, आप जान लीजिए कि ये ब्लैक होल है या मृत्यु का भाव है। इसको आप इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन यहाँ दूसरा भाव बच जाता है। तो दूसरा भाव जो है वो आपका शुभ भाव है। दूसरा भाव धन भाव है। धन भाव, इसको वैसे मारक भाव भी होता है, मार्केश भी यहीं से देखा जाता है, वो मैं आपके बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी आप मान लीजिए कि दूसरा भाव जो है धन का भाव होता है। धनेश इसके स्वामी होते हैं, जो हमारे जीवन में धन कितना रहेगा इसकी गणना यहाँ से की जाती है। और आमतौर पे ये भाव शुभ ही माना जाता है। लेकिन जब हम योग कारक और मारक ग्रहों की गणना करेंगे तो उस समय इसका किस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब बात करते हैं हम केंद्र के भावों की। जो केंद्र के भाव 4 भाव हैं, ये 4 भाव शुभ होते हैं, लेकिन ये हमेशा ही शुभ होंगे ऐसा नहीं है। भाव तो शुभ होंगे, लेकिन इनके जो केंद्राधिपति होंगे, केंद्रेश जो होंगे, वो हमेशा ही शुभ नहीं होंगे। आमतौर पे नियम एक के अनुसार हमेशा शुभ होंगे, लेकिन आगे कई बार केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो वो कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो उस कंडीशन में ये भाव कई बार इनके जो स्वामी होते हैं वो अशुभ भी हो जाते हैं। परंतु आप आमतौर पर मानिए कि ये जो चारों भाव हैं ये शुभ रहेंगे। उसके पश्चात आगे जो त्रिकोण के भाव हैं, त्रिकोण के भाव आते हैं आपके भाव संख्या 1, भाव संख्या 5 और भाव संख्या 9। ये हमेशा ही शुभ रहेंगे। इनके जो अधिपति होंगे, इनके जो मालिक होंगे, इनके स्वामी हमेशा ही हमारी कुंडली में शुभ रहेंगे। इनको हम कारक भाव के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि केंद्र के जो स्वामी है वो कभी अशुभ भी हो सकता है जब उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन त्रिकोण भाव, त्रिकोण में देखिए आप लगन भी आ गया साथ में। जो पहला भाव है वो केंद्र का भाव भी है और त्रिकोण का भाव भी है। तो ये 3 भाव जो है हमेशा ही शुभ फल आपकी कुंडली में देंगे। आप इनको नोट कर लीजिए कि भाव संख्या 1 का मालिक, भाव संख्या 5 का मालिक और भाव संख्या 9 का मालिक हमेशा ही आपकी कुंडली में शुभ फल देंगे। उसके पश्चात अगला जो हम बात कर रहे थे त्रिशडाय भाव की। त्रिशडाय भाव के जो हैं आपके भाव संख्या 3 है, भाव संख्या 6 है और भाव संख्या 11 है। त्रिशडाय भाव के बारे में आमतौर पे तो इनको हम अशुभ मानेंगे, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। इसमें हम देखते हैं कि कितना संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ेगा। और ये आय का भाव है, आय के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है। और ये हमारी छोटे मोटी बीमारियों का भी भाव है। तो इस प्रकार से इनको भी हम अशुभ मानते हैं। लेकिन त्रिशडाय भाव में एक बात है कि त्रिशडाय कुछ राशियों को कुछ स्वामी हैं जिनको 2-2 राशियां मिली हुई हैं। जैसे मंगलदेव को 1 और 8 मिली है, जैसे शुक्रदेव को 2 और 7 मिली हुई है। तो अगर किसी इसमें जो स्वामी है, तीसरे भाव का जो स्वामी है, उसको दूसरा भाव अगर केंद्र में मिला है या त्रिकोण में मिला है तो ये शुभ हो जाता है, इसका स्वामी शुभ हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्रह है जिसका एक ही राशि है, जैसे चंद्रमा है या कर्क राशि का चंद्रमा है या सिंह राशि का सूर्य है, तो इनको सिर्फ एक ही राशि मिली हुई, अगर ऐसा ग्रह कोई यहाँ पर इसका भाव का मालिक बन जाता है तो फिर उसको हम अशुभ ही मानते हैं। या इस भाव का बन जाता है तो उसको हम अशुभ ही मानते हैं, अगर उसको केवल मात्र एक ही भाव एक ही राशि जिसको मिली है और वो इन भावों का स्वामी बन जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसको अशुभ मानते हैं। लेकिन अगर 2 राशियों का स्वामी यहाँ पर उसको राशि मिलती है, एक राशि तो यहाँ मिल गई लेकिन दूसरी केंद्र या त्रिकोण में मिल गई, तो फिर हम उसको शुभ मान लेते हैं। तो इसलिए त्रिशडाय भाव जो है वो हमेशा ही अशुभ नहीं होता है, कभी ये शुभ और कभी अशुभ फल देता है। इसके बारे में आपको मैं आगे भी समझाता रहूंगा। और अगला जो हमारे भाव बचते हैं वो है हमारे त्रिक भाव। त्रिक भाव हमेशा ही अशुभ होते हैं। जो त्रिक भाव हैं 6, 8, 12 ये हमेशा ही शुभ होते हैं। एक आपका 6ठा भाव है, एक 8वां भाव है और एक आपका 12वां भाव है, ये हमेशा ही अशुभ फल देंगे। तो इस प्रकार से ये भावों के बारे में हमने जान लिया कि कौन सा भाव शुभ है, कौन सा भाव अशुभ है। इसी प्रकार से अब हम जानेंगे
कि जन्म कुंडली में जब हम ग्रहों को देखते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ है, कौन से ग्रह हमारी कुंडली में शुभ है, शुभ फल देगा, योग कारक है या मारक है, उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अब हम सभी लगन की कुंडलियों का उदाहरण लेंगे तो जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी ये नियम 1 है, ये आप मान लीजिए कि अभी नियम 1 के अनुसार मैं आपको शुभ और अशुभ बता रहा हूं। बेसिक नियम यही है। उसके पश्चात ग्रहों का शुभता और अशुभता आगे के नियमों में भी देखी जाती है, जिससे बाद में ये स्थितियां कुछ परिवर्तन इनमें आ जाता है। परंतु बेसिक नियम यही है। इस नियम को अगर आप समझ गए तो आगे के नियम समझना बहुत सरल हो जाता है। तो अब मैं आपको उदाहरण देता हूं मेष लगन की कुंडली का। अब मेष लगन की कुंडली में क्या होता है कि इसमें हम देखेंगे कि योग कारक शुभ ग्रह कौन से हैं या मारक ग्रह अशुभ ग्रह कौन से हैं। तो मेष लगन की कुंडली में क्या होगा, जो लगन भाव, ये भाव लगन भाव होता है, इसमें मेष राशि होगी। मेष राशि अर्थात जिसके स्वामी मंगलदेव हैं और 1 नंबर की राशि होगी। तो यहां पर 1 नंबर लिखा होगा मेष राशि में। तो आप देखते, अब देखिए, अब यहां पर 1 आ गया। अब इस मेष राशि में लगन भाव में 1 हो गया, आगे 2 हो गया, आगे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, उसी क्रम में आगे चल पड़ता है। काल पुरुष की कुंडली में भी यही चलता है, इसी प्रकार से चलता है। तो अब मेष लगन की कुंडली को हमने ले लिया है। अब इसमें हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह इसमें शुभ है और कौन सा ग्रह इसमें अशुभ है। तो अब योग कारक और मारक ग्रहों की बात हम करेंगे। जैसे योग कारक हम और मारक कौन कौन से ग्रह हमारे लिए बनते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे लगन से। लगन में क्या, लगनेश या लगन, देखो लगन भाव जो है वो केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है और लगन भी उसको हम कहते हैं। और ये समझ लीजिए कि जो लगन भाव का स्वामी होता है ये हमारी पूरी जन्म कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप कैबिनेट और सरकार की बात करते हैं कि सरकार कैसे चलती है, तो हमारी कुंडली की जो सरकार है वो चलती है जो भाव लगन भाव का स्वामी होगा उसके निर्देशों के अनुसार। समझ लीजिए कि वो लगनेश है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत उसकी है। हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और ये त्रिकोण का भाव है, इसलिए हमेशा शुभ रहेगा। केंद्र का भाव भी है और इसको हम लगन भाव भी कहते हैं, तो इसका स्वामी हमेशा ही शुभ होगा। तो अब यहां पर 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर का अर्थात है मेष राशि, और मेष राशि का अर्थ है इसके स्वामी है मंगलदेव। इसका मतलब ये हुआ कि मंगलदेव हमारी कुंडली के लगनेश हुए और ये हमेशा इस कुंडली में शुभ फल देंगे। तो इसको हम शुभ योग कारक ग्रहों की लिस्ट में हम इसको रख देते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। अब एक भाव के बाद हम चलेंगे भाव संख्या 2 की तरफ, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं। अब धन भाव और भाव नंबर 7, इनके लिए एक नियम चलता है। दूसरे भाव के लिए और सप्तम भाव के लिए एक नियम चलता है जिसको हम अष्टम द्वादश थ्योरी कहते हैं। तो अष्टम द्वादश थ्योरी आपको मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार अगर ये दूसरे भाव का जो स्वामी है वह लगनेश का यदि मित्र है तो वह योग कारक ग्रह बन जाएगा, शुभ ग्रह बन जाएगा। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर लगनेश का शत्रु है तो वह मारक बन जाएगा। अब इस जन्म कुंडली, इस मेष लग्न की कुंडली में हम बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो है वो किसकी टीम में है, दानवों की टीम में है, और मंगलदेव देवताओं की टीम में। इनकी आपस में शत्रुता है, इसलिए शुक्र अब इस लग्न कुंडली में शुक्रदेव अशुभ ग्रह हो जाएंगे, क्योंकि अब ये लग्नेश के शत्रु हो गए, इसलिए ये अशुभ ग्रह हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं अब हम भाव संख्या 3 में। भाव संख्या 3 जो है वो भाव 3 जो है त्रिशदाय भाव होता है। इसको भी हम मारक ही भाव मानते हैं, अशुभ भाव मानते हैं। लेकिन इस भाव में 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव। अब बुधदेव को दूसरी राशि कौन मिली है, अब क्योंकि त्रिशदाय भाव के स्वामी का देखना पड़ता है। अगर इसको एक ही राशि मिली है तब तो ये अशुभ हो गया, लेकिन दूसरी राशि अगर केंद्र या त्रिकोण में मिली हुई है तब वो शुभ हो जाता है। लेकिन अब बुधदेव को 3 नंबर की राशि है और 6 नंबर की राशि है। तो 6 नंबर की राशि यहाँ है बैठी हुई 6ठे भाव में। ये भाव तो त्रिक भाव है, त्रिशदाय भाव ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि तीसरे भाव के स्वामी को दोनों ही घर खराब मिल गए। ये घर भी खराब मिल गया, ये घर भी खराब मिल गया, इसलिए तीसरे भाव का स्वामी अब ये अशुभ हो गया। अगर इसको एक भाव ये मिला होता, एक भाव ये मिला होता या ये मिला होता तो ये शुभ हो जाता, परंतु अब इसको दोनों ही घर खराब मिल गए तो बुधदेव अब इस कुंडली में मारक ही हो गए, ये अशुभ ग्रह हो गया इस कुंडली में।
अब चलते हैं अगले भाव की तरफ को। अगला भाव है चतुर्थ भाव, जो कि है चंद्रमा का। 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, और ये चंद्रमा इसके स्वामी है। तो केंद्र का भाव शुभ होता है, तो शुभ डिपार्टमेंट चंद्रदेव को मिला हुआ है, इसलिए चंद्रदेव इस कुंडली में आपकी शुभ ग्रह हो गए। अब चलते हैं त्रिकोण पंचम भाव में। पंचम भाव में 5 लिखा है, 5 नंबर की राशि है सिंह, इसके स्वामी है सूर्यदेव। तो सीधी सी बात है, त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ फल देगा, तो सूर्यदेव भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह हो गए, शुभ ग्रह हो गए। अब चलते हैं छठे नंबर की राशि में, छठे नंबर के भाव में। तो छठे नंबर का भाव तो पहले ही आ गया, बुध देव का है, पहले ही हमने बता दिया कि ये त्रिशदाय भाव के स्वामी 3 नंबर के भी हैं, तो ये अशुभ हो गए हैं। अब आ जाता है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में वही थ्योरी लग जाती है, अष्टम द्वादश थ्योरी लग जाती है, तो बुधदेव इसके मारक हो गए। अब अष्टम द्वादश थ्योरी जो भाव नंबर 2 में लगी थी, वही थ्योरी इसमें लगेगी। ये कैसे लगेगी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इस भाव में भी क्या होगा, अगर यह इस भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र है तो वो शुभ माना जाएगा, योग कारक माना जाएगा। लेकिन इस भाव का स्वामी अगर लगन का शत्रु है तो वह अशुभ माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर की राशि भी शुक्रदेव को की है, 7 नंबर की शुक्रदेव की है। शुक्रदेव पहले ही अशुभ बैठे हुए हैं, तो ये शुक्रदेव इस कुंडली में अशुभ ग्रह ही है, और दोनों जगह ही ये लग्नेश के शत्रु हैं और अष्टम द्वादश थ्योरी में आ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि इस कुंडली में मार्केश, जिसको हम कहते हैं, जो मारक ग्रह हैं, वो शुक्रदेव हैं। आगे हम चलते हैं अष्टम भाव की तरफ को। अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव हैं, क्योंकि मंगलदेव लग्नेश भी हैं और उनको 8वें नंबर की राशि, जो कि खराब भाव है, वो भी मिला हुआ है। तो लेकिन ये लग्नेश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पर मंगलदेव शुभ ही रहेंगे। इसमें हम मंगलदेव को क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं इस कुंडली में, वो शुभ ही करेंगे। आगे त्रिकोण, अब आ गया नवा भाव, जो कि त्रिकोण का भाव है। तो त्रिकोण में 9 नंबर की राशि है, तो 9 नंबर की राशि धनु राशि, जिसके स्वामी है बृहस्पति देव। तो त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ रहेंगे, इसलिए बृहस्पति देव इस कुंडली में शुभ ग्रह की लिस्ट में आ जाते हैं। अब चलते हैं 10 नंबर की राशि में। 10 नंबर की राशि है शनिदेव की, कुंभ राशि, शनिदेव की राशि है। तो कुंभ जो केंद्र का घर है, अब केंद्र का घर भी शुभ होता है, तो शनिदेव को भी अब शुभ घर का डिपार्टमेंट मिल गया है, अच्छे घर का डिपार्टमेंट मिल गया। जो केंद्र के घर अच्छे घर माने जाते हैं, तो शुभ डिपार्टमेंट इनको मिल गया है, इसलिए शनिदेव भी इस कुंडली में शुभ ग्रह माने जाएंगे। तो शनिदेव भी इस कुंडली में शुभ ग्रह हो गए। अब आगे 11वां भाव जो है वो त्रिशदाय भाव है, और 11वां भाव जो है वो कुंभ राशि का है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। अब 11वां भाव त्रिशदाय भाव है, अशुभ भाव है, इसको माना जाता है, इसको स्वामी को अशुभ माना जाता है। परंतु शनिदेव को अब एक शुभ राशि मिल गई है, एक अच्छा डिपार्टमेंट इनको यहाँ पर मिल गया है। इसलिए इस भाव का स्वामी को अगर दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाए तो उसको शुभ ही रहता है, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में शुभ ही रहेंगे। अब वो इस कुंडली में अच्छा ही फल देंगे, इसलिए शनिदेव यहाँ पर शुभ की लिस्ट में ही बने रहेंगे। अब आ जाता है अंतिम 12वां भाव। 12वां भाव जो है त्रिक भाव होता है, और ये 12वां भाव के स्वामी है 12 नंबर की राशि। 12 नंबर के राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव पहले ही यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इसलिए बृहस्पति देव इस कुंडली में योग कारक ही ग्रह रहेंगे। भले ही उनको 12वां जो घर है वो बुरा घर मिला हुआ है, लेकिन ये योग कारक ही बने रहेंगे। अब बात करेंगे हम राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि राहु और केतु के बारे में निर्णय करना, अब जो मुख्य रूप से 7 ग्रह हैं जिनको राशियां मिली हुई हैं, उनके बारे में अब तो हमने इस नियम नंबर 1 से देख लिया। अब राहु और केतु का डिसीजन कैसे लेना है कि ये शुभ हैं आपकी कुंडली में या अशुभ हैं, इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। ये 2 मिनट में समझ आने वाली बात नहीं है, इसके लिए बहुत ही मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी गणनाएं करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम निर्णय ले पाते हैं कि राहु देव और केतु देव आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह देखने का नियम 1 है। हालांकि अभी इसमें परिवर्तन होगा, जो ग्रह शुभ और अशुभ बने हैं, अशुभ ग्रह शुभ बन सकता है, शुभ ग्रह अशुभ बन सकता है, परंतु नियम 1 के अनुसार ही आगे हम जैसे रत्न धारण करते हैं या बीज मंत्र हम देते हैं किसी को, वो नियम 1 के अनुसार ही चलता है। आगे शुभ और अशुभता उसकी बाद में देखी जाती है कि केंद्राधिपति दोष तो नहीं लग गया है, कहीं कोई ग्रह खराब भाव में तो नहीं बैठ गया, या लगन दोष तो नहीं लग गया। इस प्रकार से और कई प्रकार की गणनाएं करनी पड़ती हैं। तो 3-4 गणनाओं करने के पश्चात फिर हम इस बात का हम अंतिम निर्णय ले लेते हैं कि कौन सा ग्रह है हमारी कुंडली में अब फाइनल रूप से शुभ है और फाइनल रूप से अशुभ है। तो लेकिन नियम 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको यह नियम समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको अगले जो वीडियोस हैं, मैं अगले जो नियम हैं वो आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे। जो लोग इस वीडियो को ही देख रहे हैं और जिन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो
पहले वाले वीडियो को देख लें, तभी उनको ये वाला वीडियो समझ में आएगा और आगे वाले वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि एक सीरीज में चलेगा। मैं एक सीरीज में आपको समझाऊंगा कि जन्म कुंडली का अध्ययन हम कैसे करते हैं। आप खुद से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, करना सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें, जिससे मेरे वीडियो को अच्छी रेटिंग यूट्यूब में मिले। धन्यवाद। राधे राधे।